आशा है आज के दौर में हमारा जो पठन पाठन का कार्य है वो आप सुचारू रूप से संपादित कर रहे होंगे। वातायन हिंदी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों, हिंदी और सामान्य हिंदी इन दोनों का जो हमारा खंड का है और इनका जो पहला प्रश्न है और दूसरा प्रश्न है, ये दोनों ही प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, हम लोग जानते हैं। लेकिन वातायन हिंदी की ओर से निरंतर प्रयास किया जा रहा है कि एक एक प्रश्न पर विचार किया जाए। साथ ही चूंकि हमें पता है कि 1 गुणा 5 बराबर 5 और दूसरा भी 1 गुणा 5 बराबर 5, ये जो 10 अंक होते हैं इनको अर्जित करने के लिए विद्यार्थियों को निरंतर मेहनत करनी पड़ती है। हर विकल्प में 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं। बच्चों, एक बात मैं आपको फिर स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि इसके पहले सेट में भी हम लोगों ने जो चर्चाएं की थी उनका उद्देश्य था कि हम आज के लिए ही ना पढ़ें, हम केवल पास होने के लिए ट्रिक ना अपनाएं, अपितु हिंदी को मजबूत करें, स्ट्रॉन्ग करें। आगे आने वाले समय में आपने अगर उनको क्वेश्चन को पढ़ा है, प्रश्नों को देखा है, तो जो मेरा उद्देश्य है ये वातायन हिंदी की ओर से वो ये है कि आप आने वाली परीक्षाओं को कैसे सुगमता पूर्वक फाइट कर सकें। आज भी हमारा लक्ष्य यही है और जो बच्चे निरंतर देख रहे हैं उनको ये लाभ मिल रहा है। मैं पुनः आप सभी से ये अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा जब हम वीडियो डालेंगे तो उसका लाभ आपको मिलेगा। और अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आप ये समझ सकें कि हम केवल हिंदी आज के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। हिंदी का जो पठन पाठन का हमारा उद्देश्य है वह भविष्य के लिए है। उदाहरण के स्वरूप पर अगर हम देखते हैं तो आज हम बहुविकल्पी प्रश्न बना करके केवल 4 प्रश्न हल नहीं कर रहे हैं या पूरा पेपर हल करने का केवल आपको सम्मुख तरीका प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, अपितु एक एक प्रश्न पर बारीकी के साथ हम निरीक्षण कर रहे हैं कि एक प्रश्न आप कैसे लिखेंगे। और आज ही नहीं, आने वाले भविष्य में आपके साथ हिंदी का जो एक सुगमता पूर्वक चलने वाला क्रम है वो निरंतर बना रहे। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। हिंदी प्रदीप पत्रिका है के संपादक का नाम लिखिए। बच्चों, इसमें 2, 3, 4 सवाल बड़े इजीली बन सकते हैं। जैसे हिंदी प्रदीप के संपादक का नाम, उत्तर मिलता है बालकृष्ण भट्ट। लेकिन फिर मेरा सवाल हुआ यहीं पर कि अगर दूसरा प्रश्न है कि हिंदी प्रदीप किस युग की पत्रिका है तो किसमें नहीं लिखा हुआ है। और यही वातायन हिंदी में अलग से बताया जाता है। वातायन हिंदी केवल एक प्रश्न को के साथ में अनेक प्रश्नों को और भी खड़ा करके और उनके उत्तर तलाशने के लिए आपको प्रेरित करता है, जो अन्य से हमें अलग करता है। हिंदी प्रदीप बच्चों यह भारतीय युग की पत्रिका है। अब अगर देखा जाए इसको, भारतीय युग की 3-4 पत्रिकाएं दे दी है, उसमें हिंदी प्रदीप भी है। पूछा गया कि भारतीय युग की पत्रिका निम्नलिखित में से कौन सी है, तो आप निकाल सकते हो कि वो हिंदी प्रदीप है। ये इसमें दिया नहीं गया, लेकिन आपको उत्तर के साथ निकालना पड़ेगा। इसलिए मेरा विचार है कि आप गहराई से अध्ययन करिए। आप केवल टिक से याद करके और केवल पास होने के लिए परीक्षा नहीं, अपितु अपने जीवन में हिंदी को मजबूत करिए। नासिकेतोपाख्यान, अगला प्रश्न देखें। नासिकेतोपाख्यान का अन्य क्या नाम है? देखें, इसका नाम है चंद्रावती। और बच्चों ये एक प्रश्न हो गया। फिर दूसरा प्रश्न वही जुड़ा हुआ है कि नासिकेतोपाख्यान या चंद्रावती का प्रकाशन कब हुआ, इसका सन क्या है? तो मिलता है 1803 ईस्वी। 1803 ईस्वी। दूसरा क्वेश्चन देखें अगला, 84 वैष्णवन की वार्ता या 252 वैष्णवन की वार्ता, दोनों पुस्तक हैं, इनको नोट करिएगा। 84 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार कौन है? बच्चों गोकुलनाथ। कई बार आया है, कई बार आया है। ऐसे प्रश्नों को आप अपनी डायरी में नोट करिए और फिर उनकी तैयारी करेंगे। इसी प्रकार से पुस्तक है श्रृंगार रस मंडन। ये बच्चों हम प्रथम प्रश्न के बारे में, पहले क्वेश्चन के बारे में विचार कर रहे हैं। इसके जो पहला सेट हमारा हुआ है उसमें भी हमने 14-15 क्वेश्चन लिए हैं। आज भी आपके सम्मुख 15 प्रश्न लेकर के आ रहे हैं और ये इनमें से मेरा विश्वास है कि आपको बोर्ड परीक्षा में अवश्य प्रश्न मिलेंगे।
श्रृंगारस मंडन के रचनाकार कौन है? बच्चों उत्तर मिलता है विठलनाथ। विठलनाथ। अब विठलनाथ अगर देखा जाए तो आप देखेंगे बच्चों की ये पुष्टि मार्ग के हैं, पुष्टि मार्ग। और फिर होता है कि पुष्टि मार्ग किस काल का है? उत्तर मिलता है भक्ति काल का है। तो मेरा तात्पर्य कहने का यह है, आप आदिकाल पढ़ो, भक्ति काल पढ़ो, रीति काल पढ़ें, जो काल आप पढ़ रहे हैं उसको आप गहराई से अध्ययन करो, अंतिम से अंतिम प्रश्न तक आप विचार करें। केवल ये नहीं है कि हमने श्रृंगारस मंडन याद कर लिया। श्रृंगारस मंडन ये किस युग की रचना है और किसकी रचना है, कब प्रकाशित हुई है, यहां तक आप तैयारी करें ताकि आगे आने वाली परीक्षाएं, इंटर तो आप पास हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद आज आप इंटर 90+ कर सकते हैं, लेकिन आगे जाकर के फिर आपको हमारी जो प्रतियोगितात्मक परीक्षाएं हैं उनमें कोई असुविधा ना हो। एक पुस्तक है कीर्तिलता और कीर्ति पताका। कीर्तिलता और कीर्ति पताका के रचनाकार कौन है? विद्यापति। कई बार आया है ये, बोर्ड परीक्षा में कई बार आया है। वर्ण रत्नाकर, आज हमने उन रचनाओं को लिया है जो बोर्ड परीक्षाओं में न जाने कितनी बार आई है, इनको आप समझिएगा। वर्ण रत्नाकर के रचना के लेखक का नाम ज्योतिरीश्वर, और फिर है इनका जो सन है वो है 1324 ईस्वी। 1324 ईस्वी में ज्योतिरीश्वर द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है वर्ण रत्नाकर। इनको आप करेक्ट करेंगे और याद करेंगे। बच्चों अगला है द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिका क्या है? सरस्वती है। अब जरा फिर से देखें आप, सरस्वती का जो संपादक हैं वो हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक, इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग पढ़ा, हम जानते हैं द्विवेदी युग पढ़ा, लेकिन इन्होंने 1903 ईस्वी में इस पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था। ध्यान रखिएगा, कम से कम 5 क्वेश्चन होगा इसमें। द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिका, द्विवेदी युग किसके नाम पर पढ़ा? उत्तर मिलेगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग की जो प्रमुख पत्रिका है वह उसका नाम क्या है? उत्तर मिलेगा सरस्वती। दूसरा है कि सरस्वती का प्रकाशन कब हुआ, या महावीर प्रसाद द्वारा इसका प्रकाशन कब किया गया? तो आचार्य द्वारा प्रकाशन किया गया 1903 ईस्वी में। बच्चों इस प्रकार से जब तैयारी आप करेंगे तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इनके जितने भी पार्ट हैं आप पूरी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, कोई असुविधा नहीं होगी। अगला क्वेश्चन 8वां देखें। मेरी कॉलेज डायरी, ये डायरी विधा की रचना है। हमने आपको संकेत में लिख दिया है डायरी, ये मेरी कॉलेज डायरी ये डायरी विधा की रचना है और धीरेन्द्र वर्मा द्वारा लिखी गई है। धीरेन्द्र वर्मा द्वारा लिखी गई है। अगला है ब्रह्म समाज। अब ब्रह्म समाज, इसमें देखें आप आर्य समाज हुआ, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। थियोसोफिकल सोसाइटी, थियोसोफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट इसके संपादक हो रही, संस्थापक रही। और इसी प्रकार से लेकिन हमने यहां पूछा है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के संस्थापक का नाम राजा राम मोहन राय, और बच्चों ये 1828 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। 1828 ईस्वी में। सवाल बन सकता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, तो वहां पर राजा राम मोहन राय का नाम नहीं पूछा जा रहा है, वहां पर 1828 आपको देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है आवारा मसीहा, ये सरचंद की जीवनी है। और हमने इसलिए दे दिया बच्चों कि ये किसकी जीवनी है? उत्तर मिलेगा आवारा मसीहा सरचंद की जीवनी, लेकिन इसका लेखक कौन है? वो है विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर है इसके लेखक। अगला है नदी के द्वीप के रचनाकार। बच्चों इसके अज्ञे का पूरा नाम क्या है? हमने इसके पहले वाले सेट में भी बताया है, इसलिए आप देखें पहला सेट भी पढ़े, वहां 15 क्वेश्चन है, यहाँ 15 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपके पास 30 क्वेश्चन हो रहे हैं, आप वहां से तैयार करिएगा। मृगनयनी ये उपन्यास है। अब देखें मृगनयनी की रचना विधा क्या है? उपन्यास है, आपको मिलेगा ये। मृगनयनी की रचना विधा क्या है? उपन्यास है। लेकिन मेरा यहाँ सवाल था कि इसके लेखक कौन है, तो वो है वृंदावन लाल वर्मा, और ये 1950 की लिखी हुई है। ये जो रचना है 1950 की लिखी हुई मृगनयनी। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या है? बच्चों ये है उदंत मार्तंड, 1826 में, और ये कोलकाता से लिया गया था। कोलकाता से ये प्रकाशित हुआ था। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है उदंत मार्तंड 1826 में। इसी तरह बच्चों है सूरज का 7वां घोड़ा रचना विधा। तमाम रचना विधा का मतलब होता है नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, एकांकी है, रिपोर्टाज है, डायरी है, किस विधा की रचना है ये? आपको हिंदी की विधा याद करनी पड़ेगी।
बच्चों जब तक आप गहराई से अध्ययन नहीं करेंगे, आप विश्वास मानिए कि आज भले ही आपको अच्छे मार्क्स मिल जाए, लेकिन कल जब आप हिंदी के किसी कंपटीशन में उतरेंगे तब आपको वरदायन हिंदी की याद अवश्य आएगी। सूरज का 7वां घोड़ा रचना विधा इसकी क्या है? ये उपन्यास है और ये बच्चों धर्मवीर भारती का लिखा हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। इसी प्रकार से बच्चों है 15वां क्वेश्चन हमारा है लहरों के राजहंस, इसकी रचना विधा। अब लहरों के राजहंस ये नाटक है और ये मोहन राकेश का है, लेकिन यहाँ देखने वाली जो बात होती है, महत्वपूर्ण बात है कि इसी में आषाढ़ का एक दिन और ये आपका लहरों का राजहंस, ये बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और इसी के साथ एक उनकी बड़ी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है आधे अधूरे। अब आप देखें ये जितने भी नाटक हैं वो चाहे आधे अधूरे हो, चाहे लहरों का राजहंस हो, चाहे आषाढ़ का एक दिन हो, ये मोहन राकेश की बड़ी ही महत्वपूर्ण रचनाएं होती हैं। आइए बच्चों प्रश्न संख्या 2 पर विचार कर रहे हैं। एक में हमने देखा कि 15 क्वेश्चन है और उनमें से उनके जो उत्तर थे वो आपने नोट किए हैं। ये प्रश्न भी आपका 1 गुणा 5 बराबर 5 अंक का रहेगा, जैसा कि आप निरंतर देख रहे हो। अब इन 5 प्रश्नों में जैसे इसमें प्रथम प्रश्न दिया गया है, उदाहरण समझिए इसको कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है? सरहपा दे दिया गया ए विकल्प में, बी में भारत हरिश्चंद्र दे दिया गया, सी में जयशंकर दे दिया गया और डी में सुमित्रानंदन पंत दे दिया गया। आपको चारों से छांटना है कौन सही है। तो सीधे सीधे यहाँ पर आपको एक विकल्प देना रहेगा कि आपको पता है कि सरहपा यहाँ पे है, तो यहाँ पर हमने सीधे से जो प्रश्न और उत्तर वहां दिए हैं। हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना जा रहा है, सरहपा। कामायनी के रचनाकार कौन है? आप जानते हैं कि आपके जो आपका 30% कोर्स लेस हुआ है उसमें जयशंकर प्रसाद बड़ी महत्वपूर्ण। अब यहाँ पर जयशंकर प्रसाद को देखा गया है कि इन्होंने जो कामायनी की रचना की थी वह 1935 में की है। फिर एक बार ध्यान रखिएगा, प्रश्न को केवल सतही तौर पर तैयार मत करें, प्रश्न को गंभीरता से तैयार करते हुए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कामायनी में सर्ग है, किसी में अध्याय होते हैं, अध्याय, किसी में सर्ग होते हैं, किसी में कांड होते हैं। ये जितने हमारे महाकाव्य होते हैं इनको अलग अलग विभाजित किया गया है, कांड है, सर्ग है, अध्याय है। यहाँ पर बच्चों 15 सर्ग हैं, कुल 15 सर्ग कामायनी में। अब आप देखिएगा कि ये कामायनी में कुल सर्गों की संख्या कितनी है, उत्तर मिलेगा आपको 15। आपको हर प्रश्न पर विचार करना है कि ये प्रश्न हमारा यहाँ पर बोर्ड के एग्जाम के दृष्टि से आ सकता है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा इतनी सरल नहीं होती है। रामचंद्र शुक्ल हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य का विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किया गया और वही सर्वमान्य है। इसमें भी अनेक हमारे जो हिंदी के समीक्षक रहे हैं उन लोगों ने अपने अपने अनुसार इसका विभाजन किया है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल का ज्यादा माना जा रहा है। अब मेरा सवाल इसमें है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार लिखा हुआ बच्चों, छायावाद के जनक किसको माना गया है? छायावाद का जनक माना गया है मुकुटधर पांडे को, मुकुटधर पांडे को। लेकिन जो हमारा छायावाद का चतुष्टय है, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा, इन चारों को छायावाद का चतुष्टय माना गया। प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा को। लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को छायावाद का जनक माना है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न समाहित हैं और मैं यही प्रयास कर रहा हूं कि प्रश्न के साथ साथ अतिरिक्त प्रश्न भी आपसे चर्चा करते चलें, जिससे कि आपको आगामी बोर्ड एग्जाम में कोई असुविधा ना महसूस हो। श्रावकाचार बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कई बार आई है, कि रचनाकार कौन है? देवसेन है। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? देखें नागार्जुन का, चूंकि नागार्जुन बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स में है, नागार्जुन का नाम है वैद्यनाथ मिश्र। बच्चों यहाँ एक और आपको बता दूं जानकारी के लिए, और बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो, नागार्जुन ने मैथिली में भी रचनाएं की हैं। नागार्जुन ने, देखें इन्होंने मैथिली में जो लिखा है, मैथिली भाषा में है उसमें, और दूसरा लिखा हिंदी में। हिंदी में बच्चों इनको कहा गया है बाबा नागार्जुन नाम से। वैद्यनाथ मिश्र को
यहां पर आपको ये बताया गया कि ये नागार्जुन जो है वो बाबा नागार्जुन, और मैथिली में कहा गया, लिखा इन्होंने यात्री नाम से, यात्री। नागार्जुन ने, जिन्हें हम वैद्यनाथ मिश्र का जो मुख्य नाम है, लेकिन इन्होंने अलग अलग भाषा में, अब यात्री उपनाम से किस रचनाकार ने लिखा है, उत्तर मिलेगा आपको नागार्जुन। वैद्यनाथ मिश्र तो इनका वास्तविक नाम होता है। चिदम्बरा बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, और चिदम्बरा के जो रचनाकार हैं वह है सुमित्रानंदन पंत। हमारे यहाँ पंत बड़े इंपॉर्टेंट है, अभी आपने पढ़ा भी है, और चूंकि हमारे यहाँ जो कोर्स में है वो है नौका विहार, नौका विहार इंटर में, और नौका विहार बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसको तैयार अवश्य करिएगा। इस पर जो आधारित प्रश्न है नौका विहार को तैयार करिएगा, नहीं तो कमेंट करके बताइएगा। मेरा वीडियो पड़ा हुआ नौका विहार पर, उसको आप देखिएगा, उससे बहुत सारे प्रश्न हैं, उनको आप हल करेंगे वहां पे। इस पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। हाल में प्रश्न आया कि चिदम्बरा पर कौन सा पुरस्कार दिया गया, या भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पुरस्कृत रचना है। 4 रचनाएं दे दी गई, आपको पता है कि चिदम्बरा है। 2 रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये है हरी घास पर क्षण भर और इंद्रधनुष रौंदे हुए थे। अज्ञेय किसकी रचना है, अज्ञेय की। और अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, हीरानंद, सच्चिदानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। सच्चिदानंद, हीरानंद, फिर से आप ध्यान रखिएगा, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, पूरा नाम इनका होता है, कई बार आया है। ठंडा लोहा रचना देखें आप, ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है, धर्मेंद्र भारती। ठंडा लोहा बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है ये। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई। और ये आपका जो रचना है बच्चों, ये आदिकाल की रचना है। हिंदी में आदिकाल का मैं वीडियो पढ़ा हुआ है, उसको आप देखेंगे। भक्तिकाल पढ़ा हुआ है, उसको देखें एक बार। और जहां पर भी कोई असुविधा है आप कमेंट करके सूचित करें, निश्चित रूप से आपकी परेशानी को सॉल्व किया जाएगा। पद्मावत, पद्मावत के रचनाकार जैसी। जैसी का पूरा नाम क्या है, मलिक मोहम्मद जैसी। ये जैस रायबरेली के रहने वाले थे। और पद्मावत जो इनकी रचना है, ये इनका महाकाव्य है और बड़ी महत्वपूर्ण रचना है। ये हमारे जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जा रहा है। बच्चों यहाँ पर एक और देखें आप, हमारा जो निराकार था भक्तिकाल में, अगर हम देख रहे हैं तो हमारे जो निराकार है, जिसको हम निर्गुण बोलते हैं, निर्गुण, और निर्गुण शाखा के फिर 2 भेद हो जाते हैं। एक हो जाता है ज्ञानाश्रयी और एक हो जाता है प्रेमाश्रयी। ये प्रेमाश्रयी शाखा के कवि थे। जैसी क्या थे बच्चों, ये प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। और यहां से कुतबन हो गए हैं, मंजन हो गए हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं हैं। यहाँ पर मधुमालती है और आपका ये बड़ी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं कुतबन और मंजन की, वहां पर भी आप तैयारी करना चाहिए आपको। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ बच्चों, इसे तो आपको इतनी गहराई से तार सप्तक पढ़ना चाहिए कि मेरे विचार से यहाँ से प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। तार सप्तक चूंकि हमारा जो बाद का साहित्य है, यहाँ से तार सप्तक है। हमें पता है कि जो प्रथम तार सप्तक है वह 1943 ईस्वी में है। ये प्रथम तार सप्तक है। अब इसे पूछा गया कि प्रथम तार सप्तक के एक कवि का नाम। आपको पता है कि प्रथम तार सप्तक ये अज्ञेय द्वारा लिखा गया, अज्ञेय द्वारा रचित। इसके जो संपादक रहे अज्ञेय रहे। अज्ञेय हो गए गजानन माधव मुक्तिबोध। इनकी एक रचना बड़ी इंपॉर्टेंट है, चांद का मुंह टेढ़ा है, नोट करिएगा, चांद का मुंह टेढ़ा है, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है और बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें है भारत भूषण अग्रवाल। इसमें चूंकि 7 कवि हैं, तार सप्तक का मतलब ही हो रहा था कि 7 कवि हैं। और जैसे नेमचंद्र जैन हो गए, प्रभाकर माचवे हो गए, गिरजा कुमार माथुर हो गए और रामविलास शर्मा, ये अज्ञेय को मिलाकर के 7 लोग हो जाते हैं। तो 7 कवियों के माध्यम से दूसरी जो रचना होती है तार सप्तक की, वह होती है 1951 ईस्वी में। 1951 में दूसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ। तीसरा 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अब देखें आप, पहला आपको जो तार सप्तक प्रकाशित हो रहा है वह 1943 में, दूसरा 1951 में और तीसरा 1959 में। ये तार सप्तक बड़े ही महत्वपूर्ण है, इनको आप और भी तैयार करिए। जहां कोई असुविधा है आप कमेंट करके सूचित करिए, तो हम आपको और डिटेल में प्रस्तुत करेंगे। अगली रचना हमारी है रामचंद्रिका।
ये रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? बच्चों केशव हैं, और ये 1601 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी रामचंद्रिका, और ये इनका महाकाव्य है, और ये राम के चरित्र पर आधारित रचना है। ये राम के चरित्र पर है रामचंद्रिका, और इनका महाकाव्य है। ललित ललाम बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ललित ललाम के साथ अगर देखें आप तो मतीराम की एक पुस्तक और है, वो है रसराज। रसराज बहुत पूछी जाती है। ये ललित ललाम और रसराज के रचनाकार आपको हो जाएंगे मतीराम। बच्चों एक और दिया गया क्वेश्चन है, यामा, सांदगीत, निहार, रश्मि, नीरजा, ये तमाम रचनाएं हैं जो ये महादेव वर्मा की हैं। और महादेव वर्मा चूंकि आपके जो निर्धारित पाठ्यक्रम दिया गया है उसमें ये अकेली महाकवित्री हैं। अकेली कवित्री होने के नाते कवयित्री, लगातार हम इसको हर एपिसोड में बताने का प्रयास कर रहे हैं। कवयित्री होता है बच्चों, क्योंकि आपके यहाँ शुद्ध और अशुद्ध ये आपको करना रहेगा, वाक्य को शुद्ध करना रहेगा। तो ये अकेली हैं, इसलिए आपको इनकी रचनाओं को, इनका जो जीवन परिचय है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, उसको तैयार करेंगे। एक अंत में क्वेश्चन दिया गया 15वां कि प्रगति का सुकुमार कवि किसे माना गया है? प्रगति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को, और पंत भी आपके कोर्स में है। बच्चों जो हमने उन पर आधारित प्रश्न निर्माण करके आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, जो या तो कई बार परीक्षाओं में उससे संबंधित आए हैं, या 30% लेस करने के बाद जो आपके पाठ्यक्रम में बचे हुए हैं, उनसे ही प्रश्न आएंगे। और जहां तक मेरा विचार है कि क्वेश्चन नंबर 3 जा रहा है, प्रश्न फिर 3 आ गया, तो 3 में बच्चों फिर आपको देखना है कि आपके गद्यांश पर आधारित प्रश्न रहेंगे। गद्यांश पर आधारित प्रश्न, और ये रहेंगे 2 गुणा 5 बराबर आपके 10 अंक के। तीसरा क्वेश्चन काखंड, इसी में खाखंड जो रहेगा पद्यांश पे वो रहेगा, ये आपका पद्य पे रहेगा। इन पे 5 प्रश्न रहेंगे। फिर मेरी बात सुनिएगा गौर से, 5 प्रश्नों में आप गद्य पर एक प्रश्न दिखता रहता है कि आप प्रस्तुत गद्यावतरण का या प्रस्तुत अनुच्छेद का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ को आप याद करिए। संदर्भ को आप, जब आपको पाठ याद रहेंगे, आपको याद है कि पहला पाठ हमारा बासुशरण अग्रवाल का लिखा हुआ है, लेकिन ये नहीं याद है कि ये पाठ का नाम क्या है। अगर आपको राष्ट्र का स्वरूप नहीं याद है या बासुशरण अग्रवाल नहीं याद है, तो फिर आप ना पाठ लिख पाओगे ना पाठ का नाम लिख पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप संदर्भ को घर पर लिख करके अभ्यास करिए, निरंतर अभ्यास करिए। दूसरा है, जब पद्य में आ रहे हैं तो उनके जो आपके टाइटल हैं, वहां पे जो शीर्षक दिए गए हैं, मान लीजिए पवन दूतिका हो गया बच्चों, पवन दूतिका। अब पवन दूतिका में ये आपका हरिओद का लिखा हुआ है। किसका लिखा हुआ है? हरिओद का। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अब हरिओद जी ने जो लिखा है, इस पर हमने हमारा जो पूरा वीडियो 3-4 पार्ट में पढ़ा हुआ है वातायन हिंदी की ओर से, उसे देखिए, और उस पर आधारित प्रश्न हम पुनः आगे समय में उनको लेकर के फिर आ रहे हैं। लेकिन उसमें अलंकार, रस या जो एक पंक्ति दे दी गई है और पूछा गया कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, आपको केवल या इस अलंकार का अस्थाई भाव क्या होगा, 2 नंबर का आएगा। तो आपको एक एक प्रश्न पर विचार करना है। एक एक प्रश्न जब आप लिखेंगे तो निश्चित रूप से आप 90+ कर सकते हैं। और निश्चित आप मानिए कि मेरा भी ये विचार है कि आप अच्छे मार्क्स लेकर के आवें, और ताकि आपको का जो पठन पाठन है वह गंभीरता के साथ संपादित हो सके। आज का ये कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और बच्चों को, अपने मित्रों को या अपने जो साथी हैं उनको शेयर अवश्य करिए, ताकि वातायन हिंदी निरंतर आपके प्रति, आपके कार्यों के का मूल्यांकन करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है।